अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मैशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आगाज़ करेंगे ईरान अमरीका के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। कल हमने जिक्र किया था कि ईरान की तरफ से जो एक रिवाइज्ड प्रपोजल या प्लान है वो अमरीका को पाकिस्तान के जरिए हवाले किया गया है, और कल रात हमने देखा कि अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से उस पर रद्द अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये जरूर कहा कि ईरान ने एक कोशिश तो की है जो इससे पहले वाला उन्होंने जो प्रपोजल भेजा था उसको जरा बेहतर करने की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब उसके बाद ये एक लेजिटिमेट सवाल जो हर कोई कर रहा है कि अगर ये बातचीत के जरिए मामला हल नहीं हो सकता और जो ईरान ने नया प्रपोजल भेजा है वो भी अगर अमेरिका को पसंद नहीं है तो क्या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसके हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप को एक पेंटागन की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई है कि लिमिटेड ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो ईरान है उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं और इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि दोबारा से अमरीका के साथ जंग जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच सर्टनली जो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो इत्तलात आई हैं कि जो रिवाइज्ड प्लान ईरान की तरफ से सामने आया है अगर तो वो दुरुस्त है, यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है, कुछ और जो बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसमें ईरान ने काफी लचक दिखाई है। एक लचक तो ये दिखाई है, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि जो पहले उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि जब तक यूएस नेवल ब्लॉकेड खत्म नहीं होता तब तक अमेरिका के साथ बातचीत नहीं हो सकती। दूसरा, ईरान अब कहा यह जा रहा है कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से भी बातचीत करने के लिए तैयार है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये जो इतलात हैं शहबाज, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है तो वो पाकिस्तान में एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बट आई हैव टू से कि ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है ये रिपोर्टेडली यानी कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बट ऑब्वियसली कुछ क्रेडिबल जो मीडिया आउटलेट्स हैं रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो क्लियरली यहां पर आपको लग रहा है कि ईरान बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की एक संजीदा कोशिश करना चाहता है। इट अपीयर्स बिल्कुल ऐसे ही कामरान, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें खैर हतमी तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोनों साइड जो हैं वो मीडिया के जरिए अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही हैं, बिहाइंड द डोर्स भी चल रहा है थ्रू पाकिस्तान। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीज फायर है वो अभी भी मेनटेन है। अगर जो ब्लॉकेड किया हुआ है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और फिर ईरान की जो पोर्ट्स का ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ है, इसके बावजूद कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई सीरियस किस्म की ब्रीच नहीं हुई जिसपे कोई रिटेलिएटरी मिलिट्री के फ्रंट के ऊपर कुछ हुआ हो। इसके दौरान जो एक दूसरी डेवलपमेंट हुई है जो कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस को उन्होंने गालबन इंटीमेट कर दी, इस पर थोड़ा सा अगर हम बता सके आप हमें कि 2 माह तो जंग के मुकम्मल हो चुके थे, जो एक इख्तियार था कानून के तहत अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास वो खत्म हो गया 1 मई को। और कल उन्होंने पार्लियामेंट को बता दिया अपनी कांग्रेस को कि मजीद वो जंग नहीं है, लेकिन उनका जी हम इंटीमेट कर रहे हैं कि जंग जो एक्टिव जो है हॉस्टिलिटीज है वो खत्म होंगे। तो इसका क्या मतलब ये है कि अब यहाँ से जो यूएस है वो रिट्रीट करना शुरू कर देगा, अपनी फोर्सेस विड्रॉ करना शुरू कर देगा। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट जो जिस कानून के तहत ये 2 माह जंग जारी रही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जाहिर है जिस तरह आपने कहा कि उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होती है कांग्रेस की, और वो ऑथराइजेशन जो है वो 30 अप्रैल को खत्म हो गई थी, और उसके बाद अगर फर्दर एक्सटेंशन चाहिए थी तो कांग्रेस से दोनों जो हाउसेज हैं वहां से आपको एक रेजोल्यूशन चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी, कि वो अपनी कंटिन्यू कर सकें। तो ट्रंप ने बोथ जो हाउसेज हैं उनके जो उनको ये बताया, उनके जो स्पीकर को भी और उनके सेनेट के जो प्रेसिडेंट को, कि जी जो ये 8 अप्रैल को जब जंगबंदी हुई है तो उसके बाद हमने जो ये जंग है उसको टर्मिनेट कर दिया है। अब उसको एक इस लिहाज से इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्या इसका ये मतलब है कि दोबारा अब जंग नहीं होगी, यानी कि अगर कोई भी इस मसले का हल निकालना है तो बातचीत के जरिए होगा। दूसरा ये है कि ट्रंप इज ट्रंप, उन लोगों का ख्याल है कि वो तो पहले ही जो इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि ऑथराइजेशन है, या उसको इतना मानते नहीं है। जब उनका मूड बनेगा, अगर उन्होंने दोबारा जंग का आगाज करना हुआ तो वो कोई और उज़र पेश कर देंगे। बट ये चीज अपनी जगह पे बरकरार है। आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन शो की है रिगार्डिंग जो ईरान की तरफ से नई तजावीज सामने आई हैं, बट ये उन्होंने अभी तक इशारा नहीं दिया कि क्या वो दोबारा जंग की तरफ जाएंगे। ये प्रोटोकॉल की बात तो नहीं है ना, ये कानून की बात है। अब अगर ये यूनाइटेड नेशन का तो कानून या उसके कन्वेंशन नहीं है जिसको वो वायलेट कर रहे हैं और दुनिया कुछ नहीं कर पा रही, ये उनकी कांग्रेस का कानून है। तो अगर इसकी वायलेशन में वो जाते हैं तो फिर तो उनकी भी हो सकती है ना। जो मैंने जितना पढ़ा है उसमें कहा है कि कानून तो बिल्कुल कहता है, लेकिन ट्रंप ने बहुत से ऐसे काम किए हैं और अगर वो वायलेट भी करते हैं तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। मुझे कहते हैं कि उसमें कोई इस तरह का कोई एक्शन जो है वो कांग्रेस ले नहीं सकती, यानी कि एक इस तरह के उनके वो कवानीन है। और हमने देखा है कि ट्रंप ने बहुत से ऐसे काम किए। इम्पीच कर सकती है ना? नहीं, कांग्रेस इम्पीच कर सकती है, बट
वो तो वैसे उन्होंने बहुत बहुत से ऐसे काम किए हैं, बट इमीडिएटली उनको लगता है कि शायद कोई ऐसा कोई फॉल आउट उसका हो नहीं सकता, यानी कि इस तरह का ये कानून बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। और इवन कि जब उन्होंने इस जंग का आगाज भी किया था और उसको उन्होंने कहा था कि हमने की एक्शन लिया है, हालांकि उसके बारे में भी कहा जाता था कि वो एक फॉर्मल आपने जंग एक फौरन शुरू की थी और उसकी उन्होंने ऑथराइजेशन नहीं ली थी। जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो कोई ऑथराइजेशन नहीं ली थी, उन्होंने कहा जी इमीडिएट ये खतरा था कि ईरान की तरफ से, तो हमने वो एक्शन लिया है। बट कमिंग बैक टू दिस थिंग कि अब आगे होगा क्या, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जब ये प्रपोजल ईरान की तरफ से रिवाइज सामने आया, तो जब सहाफियों ने उनसे पूछा कि इस नए तजवीज़ के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये पहले वो देखते हैं। जी, अमेरिकी सदर ट्रंप कह रहे थे, उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन नहीं हूं ये तजवीज़ जो सामने आई है, बट एक और तकरीब में उन्होंने ये कहा कि उन्हें लगता है कि शायद ईरान के साथ डील करना कोई इतना अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि कोई ऐसी इंडिकेशन भी नहीं है कि ज़ाहिर अमेरिकन मीडिया तो स्पेकुलेट कर रहा है कि इसके बाद क्या होगा, क्या दोबारा जो माजरा ये जंग शुरू हो जाएगी, तो उस तरह की भी कोई इंडिकेशन नहीं है। ऑल दो ईरान की जो साइड है, उनकी जो मिलिट्री है, उनके तर्जुमान की तरफ से ये जरूर आया है कि वो प्रिपेयर्ड हैं। उनको ये लगता है कि एक तो अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और मुमकिन तौर पर अमेरिका दोबारा इस जंग का आगाज कर सकता है। तो ये आई थिंक सबसे अहम और क्रिटिकल क्वेश्चन है कि अगर ईरान की नई तजावीज़ से भी अमेरिका भी मुमकिन नहीं, उससे मुतमईन नहीं है, तो आगे क्या दोबारा एक जंग का आगाज हो सकता है, या फिर फर्दर जो पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है कि फर्दर उसको फाइन ट्यून करके जो भी ईरान की तरफ से टू मेक श्योर के वो अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए एक्सेप्टेबल हो और फिर दोनों जो फरीकैन है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकें। अब ये भी देखने वाली बात है। कामरान, ये जो स्टेटमेंट है इरानियन ऑफिशियल की अपनी जगह पे इसकी अहमियत है। एक और उनका जो बयान है उनके अहदेदार की तरफ से आया कि अगर खत्ते के ममालिक कंफर्ट चाहते हैं, वेलफेयर चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं, तो फिर अमेरिका को इस खत्ते से निकलना पड़ेगा। तो ये अब इस स्टेटमेंट का तो क्या ये मतलब नहीं है कि खत्ते के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं या एटलीस्ट जो टेंशन, अगर एक्टिव हॉस्टिलिटीज नहीं भी होती तो टेंशन तो खत्ते के अंदर रहेंगी ना। और मुत्तहिदा अरब अमारात जो एक पोस्चर ले रहा है वो अपनी जगह पे, अब ईरान की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट का आना, क्योंकि ये हो सकता है कल अमेरिका जो है वो नहीं निकलता खत्ते से, वो अपने जो उसके बेसिस है उसको मेंटेन करता है, तो फिर तो इस तरह की जो हॉस्टिलिटीज है वो रहेंगी खत्ते के अंदर। ईरान का ये पहले से भी मौक़िफ़ रहा, जब उन्होंने उनके ऊपर हमला हुआ और उन्होंने जवाबी कार्रवाई गल्फ कंट्रीज के ऊपर की, तो उन्होंने ये कहा कि वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमले नहीं कर रहे, बल्कि जो अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स हैं, जहां से वो जो मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खिलाफ उनको वो निशाना बना रहे हैं। और ये जो ओरिजिनल अगर आप देखें जो शुरू में प्लान सामने आया था 10 नुकाती ईरान की तरफ से जिसकी बातें हो रही थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक मुतालबा उन्होंने ये भी रखा था कि अमेरिका तमाम जो रीजन के अंदर बेसिस हैं उनको खाली कर दे। एक तो उनका ये मुतालबा था। और जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था, ईरान एक तरफ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से बात कर रहा है कि जो भी उनके इश्यूज हैं उनको सेटल करने की, पैरेलल वो जो रीजन के कंट्रीज हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहा है कि अगर अमेरिका के साथ कोई मुआहदा नहीं भी होता तो जो रीजन के कंट्रीज हैं उनके साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए जिसमें वो बेशक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला हो या फिर जो अमेरिकी फुटप्रिंट हो रीजन के अंदर, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको किस तरीके से खत्म करना है, उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। बट गिवन कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब आइडियली तो ईरान तो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है ना, क्या जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ईरान के ऊपर भी इस तरीके से एतमाद कर सकती हैं कि ये भी चीज़ देखने वाली है कि ये जो अमेरिकन बेसिस थे एट फर्स्ट प्लेस, ज़ाहिर है उसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हैं, बट लेटर ऑन वन ऑफ द रीजंस के उनको लगता था कि शायद ईरान की तरफ से हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो इसलिए भी उन्होंने वो बेसिस रखे हुए थे। तो क्या इस तरह का कोई अरेंजमेंट, कोई रीजनल फ्रेमवर्क ऐसा हो सकता है कि जिसमें ये तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं एक दूसरे को ब्लाइंड या ब्लैक एंड वाइट में जमानत दें कि हम आप एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। तो अगर ईरान ये कहता है गल्फ कंट्रीज को कि हमारी तरफ से आपको खतरा नहीं है, आपको अमेरिकी बेसिस की जरूरत नहीं है, क्या जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ईरान के ऊपर एतमाद करेंगे? फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, जिससे पूरे गल्फ की बल्कि पूरे इधर एशिया की जो मैशत उससे जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की मैशत भी उससे जुड़ी हुई है। तो वो भी ये चाहते हैं कि क्या किस तरह का फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि कल भी जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बागर गलिबाफ, जिन्होंने लीड भी किए थे मुज़ाकरात का जो पहला दौर हुआ था, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो भी मामला है वो पुरानी वाली हालत में वापस नहीं आएगा। यानी कि ठीक है अगर रीओपन भी होता है या किस फॉर्म में होता है, बट वो पुरानी वाली सिचुएशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि कोई नया प्रोटोकॉल, कोई नया जो कंट्रोल है वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली अमेरिका को छोड़ भी दें, क्या बाकी जो कंट्रीज जो डायरेक्ट उसके इफेक्टीज हैं
वो जो सप्लाई करने वाले दे चुके हैं ना, गल्फ कंट्रीज तो कह चुके हैं, खलीजी ममालिक कि हमें कोई भी किसी किस्म का कंट्रोल इसके ऊपर जो है वो कबूल है। बट कामरान, इसके अंदर एक और जो एंगल जो ब्लॉकेड हो रहा है वो अभी तक कितना इफेक्टिव है, और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं मीडिएशन के, उसके साथ साथ अपने जो दूसरे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन डिस्कशन में इंगेज हैं, उसके हवाले से कोई फर्दर कोई डेवलपमेंट हुई है इस हफ्ते? देखें, इस हफ्ते तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट है वो तो बैक चैनल जो जैसे दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी कहा कि वो बिल्कुल एक्टिव हैं और डिप्लोमेसी की जो खिड़की है वो बंद नहीं हुई, और यही वजह है कि पाकिस्तान के ज़रिए ही वो जो पैगामात हैं एक दूसरे को पहुंचाए जा रहे हैं। और अगेन हमने कल देखा अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। जब उनसे सवाल हुआ कि क्या वो अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उन्होंने कहा कि इतनी दूर अपने डेलीगेशन भेजने का फ़ायदा नहीं है, हम अब टेलीफोन पे ही राब्ते में हैं। बट उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, पाकिस्तान की वो बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि वाहिद इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं और जो जिसने दोनों का ट्रस्ट आप कह सकते हैं कि विन किया हुआ है। और अगर जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि अगर ईरान ने ये बात दुरुस्त है कि जो रिवाइज प्रपोजल्स भेजे हैं जिसमें उन्होंने लचक दिखाई है, जिसमें वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उस पर बात करने के लिए भी तैयार हैं, जिसमें वो बगैर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट को लिफ्ट किए। ये बात कंफर्म है ईरानियन साइड से कि वो न्यूक्लियर पे बात करने को तैयार है? देखें, ईरान जो ओरिजिनल प्रपोजल था, एक लॉजिक तो ये डिमांड करती है, जो पहला उन्होंने प्रपोजल भेजा था उसमें ये कहा था कि पहले हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले मामले को एड्रेस करते हैं और न्यूक्लियर जो इशू है उसको बाद में टैकल करते हैं, जो अमेरिका ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और जब रिवाइज प्रपोजल भेजा है और उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि नथिंग डूइंग, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बगैर डिस्कशन में लाए हम बाकी कोई और किसी इशू के ऊपर प्रोग्रेस नहीं करेंगे। सो इट इज लॉजिकल कि अगर उन्होंने रिवाइज प्रपोजल भेजा है तो उसमें डेफिनेटली वो जो कंसर्न्स अमेरिका ने अपने हाईलाइट किए थे उनको उन्होंने इसमें शामिल किया होगा। वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेफिनेटली शामिल होगा। जो कि इसके अंदर एलिमेंट है कि क्या बगैर अमेरिकी ब्लॉकेट के लिफ्ट के, जो पहले उनकी शर्त थी कि हम बातचीत नहीं करेंगे, क्या उसके बगैर भी ईरान बातचीत कर सकता है? जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं वो तो ये दावा कर रही हैं। अगर तो ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि ईरान ने अपना जो पहला जो मौकफ था उसके मुकाबले में काफी लचक दिखाई है। और जैसे अमेरिकी सदर ट्रंप ने डिससैटिस्फैक्शन तो शो की है, आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं किया। हो सकता है एक तरीकेकार भी नेवर नो कि एक दो दिन के अंदर कोई के तौर पर यूज करते हैं, इस तरह की कोई सरप्राइज पॉजिटिव डेवलपमेंट आ भी जाए कि अमेरिकी सदर कहें कि ठीक है अब उन्होंने जो मुझे तजावीज भेजी हैं, आई थिंक कि हमारी उनके साथ बातचीत हो सकती है। और आई थिंक मतलब बच्चों की छुट्टियों का प्लान बना लें इस्लामाबाद में, या क्या आप कहते हैं अभी? अच्छा नहीं, छुट्टियों का, हाँ ये बच्चों का बड़ा आम सवाल होता है, बट लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। आई थिंक वैसे ये जो पिछले कुछ अर्सा गुजरा है, चंद साल आप कह लें, वो कोविड है, कोविड के बाद ये जंगें, ये जो मामलात हैं, आई थिंक हम उस लिहाज से अनलकी रहे कि जब हम पढ़ते थे तो हमें कोई इस तरह की लग्जरी नहीं थी। हमारा काम है तो जर्नलिस्ट तो बढ़ गया ना, इधर तो आए रोज, हाँ हमारा तो उल्टा काम बढ़ गया, हमारे तो बच्चों की मौजों की, लेकिन बच्चे भी इससे काफी इफेक्ट हुए। ये समटाइम्स एज अ नेशन आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल जो है। तो चलें देखते हैं कि ये डेफिनेटली जो चीजें हैं वो हर वक्त के साथ टाइम के साथ बदलती रहती हैं। और आपके ट्रंप जो हैं वो जब सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई नई बात करते हैं, नया जो ट्वीट करते हैं। तो लेट्स सी कि आज जब वो, अब तो खैर मेरे ख्याल में उठ चुके होंगे, वो क्या इसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कल कभी कोई और बयान देते हैं, फिर उनके बयान में तब्दीली आ जाती है। बट ओवरऑल आई थिंक जो स्टेलमेट है वो बरकरार है, लेकिन गिवन कि पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया का पीस एट स्टेक लगा हुआ है, तो इस स्टेलमेट को किसी ना किसी वक्त तो टूटना है। वो किस तरह से टूटता है, दैट इज द की क्वेश्चन। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और अहम डेवलपमेंट का कि कैसे प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन से एक चीन की कंपनी पाकिस्तान में जो बहुत अरसे से सरमायाकारी कर रही थी वो जाते जाते वो रुकी है, और क्या ये सारा माजरा, ब्रेक के बाद से बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और इसमें कुछ जो ममालिक हैं, ऑब्वियसली चीन के साथ हमारा बड़ा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है, सी पैक, उसके तहत बहुत सी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करती रही हैं। लेकिन इस हफ्ते जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ये थी कि चीन की एक कंपनी है जो बड़े अरसे से यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो अचानक से उन्होंने रातों रात ये फैसला किया या थ्रेट किया कि वो पाकिस्तान से अपना जो सारा सरमाया है वो लपेट के यहाँ से जा रहे हैं। वजह उसकी ये थी कि बहुत अरसे से एक जो फैसला हुकूमत ने लेना था, यानी कि ईसीसी ने फैसला लिया, काबीना तक वो गया नहीं, जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, और वो था रिगार्डिंग जो डोंकी मीट है उसके एक्सपोर्ट के हवाले से। फिर क्या हुआ, ये सारी जो कहानी है ये शहबाज बताएंगे कि कैसे फिर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा और इस सारे जो प्रोसेस को
बचाना पड़ा, और फिर वो भी आप बताएंगे जो चीन की वो कंपनी है पहले क्रिटिसाइज कर रही थी और फिर अभी कुछ देर पहले उनका बड़ा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी सामने आ गया। देखिए, अगर रियासत और हुकूमत काम करना चाहे कामरान, तो इसके आगे कोई रुकावट नहीं हो सकती। बात सिर्फ ये है कि हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं और गवर्नमेंट की जो अपनी विल होती है वो अपनी जगह पे, और उसकी जो गवर्नमेंट की विल होती है उसको गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट की जो तहत जो एक ब्यूरोक्रेसी होती है वही उसको चैलेंज कर रही होती है। ये जो एक बड़ा ही एक शॉकिंग केस सामने आया, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब चाइना की तरफ से पहले ही उनकी चाइनीज कंपनीज की तरफ से पाकिस्तान से गिला शिकवा किया जाता रहा है कि आप कितने जो हमारे साथ मुआहदे किए हैं उसको आप पूरा नहीं कर रहे। ग्वादर जो था वो एक बहुत अहम हिस्सा रहा है सीपेक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुरू से ही, और ग्वादर की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रुकावटें रही हैं। उसमें सिक्योरिटी के अलावा बाकी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज रहे। ये एक चाइनीज कंपनी कामन, आई डोंट नो वेदर आई एम, इसका जो नाम है मैं सही प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ, हैंड गैंग ट्रेड कंपनी। इन्होंने एक स्लॉटर हाउस जो था वो बनाया ग्वादर फ्री जोन में, और इनका प्लान ये था कि पाकिस्तान से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जिसमें गधे का गोश्त और खाल, ये इन्होंने चाइना को एक्सपोर्ट करने थे, अदर देन चाइना भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये इनके अप्रूवल के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उसका जब कोई उसकी एक्सपोर्ट होती है तो उसके लिए एक क्वारंटीन डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए होता है और बहुत सारे लवाजमात होते हैं, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जो हर मुल्क करता है। पाकिस्तान के केस में भी ऐसा ही था। इस कंपनी के साथ अब ये एक ऐसा हुआ, एंड गिवन कि ये एक ऑब्वियसली एक नॉर्मल तो वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता ना, ज़ाहिर है कि तो इसलिए उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा जो है काफी एक्सपेंसिव होता है मीट ये वाला। पाकिस्तान में भी ये ऑन एंड ऑफ ये स्कैंडल्स लेकिन बनते रहे, तौर पर ये गधे का गोश्त काफी महंगा होता है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई इसको बकरे की जगह पे इस्तेमाल करे तो शायद मेरा ख्याल उतनी उसकी कॉस्ट से वो पाकिस्तान की हद तक तो हमने कुछ नहीं करते, लेकिन चाइना में एक बड़ी ये उनकी एक डिमांड है, उसकी एक फेवरेट प्रोडक्ट है वहां पे फूड की। तो इस कंपनी के जो अप्रूवल प्रोसेस थे और ये करने थे कंप्लीट, हमारी जो फेडरल मिनिस्ट्री फॉर फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी है इन्होंने करने थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि जो भी बैक एंड फोर्थ होता रहा, इसको एक्सपोर्ट की इजाजत देने के लिए एक समरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश की जाती है 27 अप्रैल को, इसी हफ्ते 27 अप्रैल मंडे को इजलास होता है ईसीसी का, और ईसीसी के इजलास के बाद एक जो इलामिया इशू होता है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं उसमें ये फैसला भी शामिल होता है कि पाकिस्तान ने उसमें चीन की कंपनी का जिक्र नहीं किया गया, उन्होंने जो पाकिस्तान ने गधे की गोश्त की जो एक्सपोर्ट है उसकी इजाजत दे दी है। 29 मई को अब ईसीसी के जो फैसले होते हैं कामरान, इसको वेट करती है, रेटिफाई करती है फेडरल कैबिनेट, क्योंकि एक कमेटी है काबीना की, असल तो बेन काबीना तो बाद में मिलती है। 29 में 2 दिन बाद जो काबीना की मीटिंग होती है उसमें बाकी फैसले तो ईसीसी के जो किए होते हैं वो काबीना के सामने रखे जाते हैं, इस फैसले को नहीं रखा जाता, और फेडरल कैबिनेट जो है वो ईसीसी के फैसले को रेटिफाई कर देती है। और फैसला क्या था कि इसको ये वाली वहां पे समरी नहीं जाती। जब ये समरी नहीं जाती, कंपनी उसके ऊपर जो रिएक्ट करती है, और उसका जो रिएक्शन था बड़ा शॉकिंग था, और ना सिर्फ वो रिएक्ट करती है बल्कि वो एक तनबीह भी कर देती है बाकी चाइनीज कंपनी को कि पाकिस्तान में काम नहीं करना आपने। और ये ऐसे मौके पे हुआ जब जो इस कंपनी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई उसमें जिक्र है कि इस महीने के तीसरे हफ्ते शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी चीन का दौरा करें, वहां पे बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी वो शिरकत करें। जी आप शिरकत करने जा रहे जो वहां यहाँ बैठे हुए उनको मसाइल आ रहे हैं, तो उनका जो स्टार्ट ही यहीं से था, जो उनकी स्टेटमेंट है, इट इज विद डीप रिग्रेट दैट वी अनाउंस दैट ऑन May 1, 2026 जिसे यौम मजदूर मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे, वी आर फोर्स्ड टू इन्फॉर्म all our employees in Pakistan and China that due to ongoing non-market factors and operational barriers, the company can no longer sustain normal operations and will be compelled to shut down the factory। उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि हम अपनी फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। उसने कहा जी कि इसमें नॉन मार्केट फैक्टर्स हैं, मतलब वो फैक्टर जो इनके जो कंट्रोल में जो इनकी कंपनी के कंट्रोल में नहीं था। और फिर फर्दर इसी स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं कौन से फैक्टर हैं। उन्होंने जी पाकिस्तान इनकरेज तो करता है इन्वेस्टमेंट को, हाउएवर इन प्रैक्टिस द चैलेंजेस वी फेस आर नो लॉन्गर प्योरली टेक्निकल। उन्होंने कहा जी कि क्वारंटीन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है फूड सेफ्टी की, ये वो मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा जी कंप्लायंस का भी मसला नहीं है। मसला कहां से आ रहा है जी, बट स्टेम फ्रॉम एग्जीक्यूशन लेवल अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी कैफियत होती है, पॉलिसी आपने दे दी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एम्प्लॉय वेजेस, ये इसमें कोई, उन्होंने कहा जी इस तरह का सॉरी कोई इशू नहीं था इनका। और सिस्टेमिक, अब जो सिस्टेमिक बैरियर्स की उन्होंने बात की, सारी कहानी यहाँ पे है। ईसीसी जब एक फैसला कामरान कर लेती है तो उसके मिनट्स क्यों नहीं गए, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1। बहरहाल जब कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट है और आखिर में उन्होंने कहा जी कि हम एक एडवाइस भी करने जा रहे हैं कि अब उन्होंने तो अपने सारे उन्होंने पत्ते खेल दिए कि बिफोर, अब ये एडवाइस किसको करें, जो चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट इज एसेंशियल to carefully assess the potential policy execution gaps
and institutional uncertainties that may arise during project implementation. ये इतनी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वो भी चाइनीज कंपनी जो मुंह ही नहीं खोलते और मीडिया में आते ही नहीं है। जब कामरान ये स्टेटमेंट सामने आई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो एक्टिव होता है, और वो चीज जो महीनों से नहीं हो रही थी, वो फैसला जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का किया हुआ, जिसको काबीना डिवीजन ने फॉरवर्ड नहीं किया फेडरल कैबिनेट के अप्रूवल के लिए, कामरान विद इन नो टाइम पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। पाकिस्तान की वफाकी काबीना की सर्कुलेशन की मंजूरी के बाद वो जो वजारत फूड थी इसके ऊपर बैठी हुई थी, उसने अभी डेवलपमेंट का जरा टाइम नोट कीजिएगा कि जुमे को शाम से लेकर हफ्ता जो शुरू हो गया रात 12 बजे 1 और 2 मई के दरमियान ये सारा वाकयात हो रहे, कोई वर्किंग डे नहीं है पाकिस्तान में। काबीना की मंजूरी होती है, उसके बाद वो जो काबीना की मंजूरी है वो कन्वे की जाती है फूड मिनिस्ट्री को। फूड मिनिस्ट्री खत लिखती है जो एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट है कराची बेस्ड, उसको एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट तक जब ये खत पहुंचता है तब तक 2 मई हो जाता है, रात के 12 बज जाते हैं। 2 मई को बड़ा ही यूनिक केस होगा, कंपनी को रात को बता दिया जाता है जी कि तुसी हुन एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज कंपनी को किसी ने बताया होगा, और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि चाइनीज हैं, वो डिप्लोमेट्स हों या उनकी कंपनीज हों, उनका एक मिजाज है, वो बड़े अवॉइड करते हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और बड़े फूंक फूंक के चलते हैं। तो वो एक बात के मजबूर हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने सारे वेन्यूज जो हैं वो एग्जॉस्ट किए हैं, और फिर किसी ने कहा होगा कि आखिरी पत्ता आपके पास ये है कि इसको आप पब्लिक करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी चीन जाना है और ये जो सारी सूरत हाल है तो उसी से जो है ना वो कोई हिलजुल होगी। तो देखिए जो है ना दे आर सेटिंग अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। और भी इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी, उनके मसाइल होंगे, तो कल हर कंपनी उठ के अगर इस तरीके से पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगी और उसमें हो सकता है कि सारों के कंसर्न्स लेजिटिमेट ना हो, तो अनड्यू जो प्रेशर है या वो हुकूमत के ऊपर आएगा, तो दिस इज अ वेकअप कॉल और इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। मैं एक बात हमेशा से कहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हो या उनके प्रीडिसेसर्स हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता कि वो नाकाम हो, कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आए। मतलब ये अगर डॉक्टर तौकीर शाह अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं बैठे हुए, अगर वो इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन ना लेते तो ये सारा प्रोसेस ही कंप्लीट ना होता। और सबसे जो चंद सवालात पैदा होते हैं वो ये कि अगर ईसीसी ने फैसला कर दिया था तो ये किसका फैसला था, किसने काबीना डिवीजन को मना किया कि ईसीसी के फैसले को अपने फेडरल कैबिनेट तक नहीं लेके जाना, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंटरवेंशन ना होती तो कंपनी वापस चली जाती। क्या पाकिस्तान की जगह सही ना होती कि तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो है जा रहे हैं चीन और वहां से इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश कर, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में पहले 9 माह में कामरान $500 मिलियन की कमी हुई है या 27%। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, जो है उसको आप मुल्क से भगा रहे हैं। बारिश के हवाले से मैंने उससे काबीना डिवीजन के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात की थी। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने पूरी कर दी हैं, समरी अप्रूव हो गई है। और उनका जी कि समटाइम्स ऐसा होता है, ये उनका मौक़िफ़ है कि हम जो ईसीसी के फैसले सबकी एक साथ मंजूरी नहीं लेते, कभी उसमें गैप आ जाता है, तो इस केस में भी गैप आ गया। पर उनका जी अब मंजूरी हो गई है और इसमें अगेन मैंने प्लानिंग मिनिस्टर से बात की, वो इसमें इन्वॉल्व रहे। प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा जी कि हमने मसला हल कर दिया, हम शुरू से कंपनी का जो मौक़िफ़ था उसको सपोर्ट कर रहे थे। जो वजारत फूड है उसके कुछ हुकाम का ये कहना था कंपनी जो है क्वारंटीन के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रही थी। यही वजह उन्होंने कहा कि अभी भी जो चाइना की, चूंकि गोश्त तो चाइना इंपोर्ट होना है ना, तो चाइना की जो अथॉरिटी, उन्होंने कहा जी 15 जनवरी के बाद का जो मीट है वो हमें इंपोर्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो, उससे पहले वाले ने, क्योंकि उन्होंने कहा जी इनके क्वारंटीन के कंसर्न। बट जो भी चीज है जो क्या कहते हैं आखिर में अगर सब कुछ अच्छा हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे इफ एंड्स वेल, तो कंपनी की तरफ से नाज़रीन ये एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा जी ऑन बिहाफ ऑफ द हैंग गैंग लिमिटेड आई एक्सटेंड माई deepest gratitude to Honorable Prime Minister of Pakistan and the Federal Minister for Planning for their unwavering support in resolving all pending issues concerning our company's exports and operations. और उनका जी हम we are committed to China Pakistan Economic Corridor 2.0। एमसी साहब आपने फैसला किया, बड़ी अच्छी बात है, और आपने नोटिस ली, ये उससे ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन आपका सिस्टम अगर इसमें रुकावटें पैदा कर रहा है तो इस चीज की भी तहकीकात की जरूरत है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात में क्या अहम मोड़ आया और उसकी क्या इंप्लीकेशन है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसके जो मनफी असरात, तेल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी पाकिस्तान को मिली हैं। और एक जो डेवलपमेंट इस वीक हुई कि पाकिस्तान ने जो 6 जो नए जो रूट्स हैं आइडेंटिफाई किए हैं जो ईरान के साथ तिजारत करने से मुताल्लिक, क्योंकि
बहुत सी जो शिप्स हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की सारी सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो शहबाज आई थिंक ब्रीफली इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। व्हाट डज दैट मीन, ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया है और अभी उसका स्टेटस क्या है वो तो बाद में बात करते हैं कि बेसिकली ये फैसला है क्या और क्यों किया गया और ये कैसे पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कामरान, इस फैसले की जो बुनियाद है वो 2008 का एक बायलैटरल एग्रीमेंट है पाकिस्तान और ईरान का, और उस मायदे में बेसिकली एक ट्रांजिट ट्रेड का है। पाकिस्तान एज ए ट्रांजिट कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट एज एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, कि पाकिस्तान से किसी तीसरे मुल्क की जो कोई अशिया है बाय रोड या बाय सी वो ईरान तक जा सकती है। जिस तरह अफगानिस्तान के केस में है, अफगानिस्तान चूंकि लैंड लॉक्ड है और बहुत सारी जो कंट्रीज है वो अफगानिस्तान से ट्रेड करते हैं और अफगानिस्तान रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड उससे ट्रेड करते हैं वाया पाकिस्तान, तो ये भी उसी किस्म का मुआहदा है। लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि 2008 का ये मुआहदा था। पाकिस्तान को तो शायद ट्रांजिट की एक्सेस मिली हुई थी, अभी तक पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रांजिट की एक्सेस नहीं दी हुई थी। और ये फैसला हुआ है इन दिनों में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक है और उसके बाद उसका काउंटर जो है वो अमेरिका ने उसका एक ब्लॉकेट किया हुआ है। और इसमें जो आपने फरमाया है कि बैकग्राउंड लग ये रहा है कि जो कुछ वहां पे एक आ रहा था इशू एक ब्लॉकेट की वजह से बहुत सारे ममालिक जो वो ईरान से तजारत नहीं कर सकते थे जो करना चाहते थे। पाकिस्तान आपको पता है ऑफिशियली ईरान से तजारत नहीं करता बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस, कुछ और उसमें यूरोपियन सैंक्शंस भी हैं, तो पाकिस्तान तो उस तरीके से डायरेक्ट उसमें नहीं करता। ये ट्रांजिट के जो इन्होंने 6 रूट्स हैं जो ये वजारत तजारत ने इसका नोटिफिकेशन किया, जिसमें ग्वादर गब का है, कराची पोर्ट कासिम लियारी पसनी वाला रूट है, फिर कराची पोर्ट कासिम खुशदार दालबद्दीन ताफ्तान वाला रूट है, ग्वादर तुरबत हुशाब पंजगूर वाला रूट है ये, फिर ग्वादर लियारी खुशदार रूट है, कराची पोर्ट कासिम ग्वादर गब रूट है। तो ये 6 रूट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए और यहाँ से ट्रांजिट ट्रेड जो बाकी ममालिक कर सकते हैं। तो बट इसमें एक कैच है। कैच इसके अंदर ये है कि ये नोटिफिकेशन तो हो गया 25 अप्रैल का, उसको जो वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया उन्होंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि नाज़िर की जैसे ये जो पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन निकाला इससे कोई अमेरिकन इंटरेस्ट है वो हर्ट हो रहे हैं। इसके हवाले से अमेरिकी सदर ने क्या कहा ये पहले वो सुनते हैं। जी नाज़िर, आपने सुना, ऑल्दो ये आवाज इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, हेलीकॉप्टर का शोर था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको सब पता है जो पाकिस्तान ने किया है। मतलब ये कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह कुछ वेस्टर्न मीडिया में और इंडियन मीडिया ने इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान ने, मैं इसको इंप्लाई इसकी ये बनती है इंप्लीकेशन की शायद पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस में लिया होगा अमेरिका को ये सब करने के। बहरहाल अभी जो इसके हवाले से कामरान प्रैक्टिकल सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि ये नोटिफिकेशन बिफोर इसके आप करें, शायद वो जो आवाज से लग रहा है, वी डोंट नॉट श्योर, वो लगता है कोई इंडियन जर्नलिस्ट ही थी जो उनसे गालिबन से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं अमेरिकन, उन्होंने आगे से शायद अमेरिकन बोला। आई थिंक जो उनके जो लहजे से लग रहा था और ये जो सवाल भी है वो ट्रिगर करने के लिए, बिकॉज यू नो दैट कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा जी कि नहीं नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता फील्ड मार्शल के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अल्लाह करे इसको किसी की नजर न लगे और इंडिया तो डेफिनेटली कोशिश करेगा। देखिए ये स्ट्रेटेजिक मामला होते हैं। और एक बात हमेशा, अगर ट्रांजिट ट्रेड होगी वाया पाकिस्तान किसी भी कंट्री की और अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है इससे, अगर हो भी फॉर एग्जांपल फॉर द मैटर ऑफ सेइंग, तो पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं है ट्रांजिट का। आपको ट्रांजिट के ऊपर टैक्सेस मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अगर यहाँ से गाड़ियां गुजरेंगी तो उसके साथ 100 लाइट सर्विसेज होती हैं, फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो हमें अपने जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी बहरहाल ये नोटिफिकेशन तो 25 अप्रैल का इशू हो गया था। इसमें जो खबर है नाज़रीन, वो खबर इसमें यह है कि नोटिफिकेशन को अभी तक ऑपरेशनल नहीं किया गया और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो है इसकी ऑपरेशनलाइजेशन लिंक है जो कस्टम्स ने, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं, उसने इसके रूल्स बनाने और उस रूल्स में डिफाइन होगा कि ये जो रूट्स है इसमें कौन कौन सी जो गुड्स है वो ट्रांजिट कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जो महंगाई की दफा फिर बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहात है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जो अप्रैल के नंबर आए हैं महंगाई के, वो हैरान कुन नहीं है। वजह उसकी ये है कि जो इस वक्त खत्ते की सूरत हाल है, तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, तो नेचुरली उसका जो इम्पैक्ट है, तेल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो फिर बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। और यही वजह है कि अप्रैल का जो नंबर है महंगाई की शरह जो है वो 10.9%, ऑलमोस्ट 11%, और ये 2 सालों की सबसे हाई, 22 महीनों की तकरीबन 2 साल की है, तकरीबन 2 साल। तो एज आई सेड के ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है गिवन के जो कुछ सूरत हाल चल रही है। मतलब रियल मानों में जो ईरान अमेरिका जंग का जो इम्पैक्ट है वो अब आपको नजर आना शुरू हो गया है। नहीं कामरा, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जो वजारत खजाना का फोकास्ट था इसके हवाले से वो कोई 9% मैक्स था, उससे ये ज्यादा, ये मार्केट भी क्लोज टू 10% एक्सपेक्ट कर रही थी, तो स्लाइटली हायर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस।
इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि क्या ये सारा जो महंगाई में इजाफा हो रहा है ये आलमी मंडी में तेल की कीमतों के बढ़ने से हो रहा है, इस पे दो व्यूज हैं। लार्जली तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान कोई उस पर बर्डन अब नहीं लेने के मूड में। पहले उन्होंने कोई पीएसडीपी के ऊपर कटौती ले ली, कोई 174 अरब रुपए के ऊपर। अब ना सिर्फ हुकूमत टैक्सेस बढ़ा रही है बल्कि तेल की जो कीमत में इजाफा हो रहा है वो भी पास ऑन कर रही है सार्फिन को। तो दैट इज द की फैक्टर। ये ऐसा वक्त था मेरे ख्याल में कि हुकूमत को टैक्सेस में कम से कम इजाफा नहीं करना चाहिए था और आईएमएफ से प्रॉपरली और बेहतर तरीके से नेगोशिएट करके टैक्सेशन में रिलीफ ले लेते। बाकी जो आलमी मंडी की कीमतें थी वो रिकवर करते रहते। इस वक्त भी कोई 130-135 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर हुकूमत टैक्स ले रही है। आप देखिए 400 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो अगर हुकूमत इस पे 20-25 रुपए टैक्स ले लेती और 100 रुपया भी छोड़ देती तो 300 रुपया आपको आज भी मिल रहा होता। तो इतनी हैवी टैक्सेशन मुनासिब बात नहीं है। और फिर ये पेट्रोलियम लेवी लगा के 104 रुपए फी लीटर लेना, ये तो बिल्कुल ज्यादती है। अगर हुकूमत करना ही चाहती तो 18% जो जीएसटी है वो लगाती है। अब हुकूमत की अपनी मजबूरियां ये है कि अगर वो जीएसटी लगाती है मसनूआत के ऊपर तो उसका आधा जो है वो 57%, 58% सूबों को चला जाता है। तो उसके बजाय जीएसटी लगाने की इस तरह ये आवाम को करे, तो कम से कम ये हुकूमत ना काम करे। अगर करना ही पेट्रोलियम लेवी के इक्वल टू 18% जीएसटी की करे, ये एक ज्यादती हो रही है लोगों के साथ। इसकी यही वजह है कामरान, आपको हर चीज की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज नजर आया। कुछ सब्जियों की कीमतों में 75% तक इजाफा हुआ। अब सब्जियां जो हैं अब वो क्यों महंगी हो रही है? क्योंकि डीजल 93% इजाफा हो गया उसकी कीमत में। तो जब डीजल 93% हो गया तो सब्जी भी महंगी होगी। फिर जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उसमें जो आपके किराए उसमें ऑन एवरेज 38% के करीब इजाफा जो है वो खुद वफाकी इदारा शुमारियात ने ये रिपोर्ट किया है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत जो है इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करे और रिव्यू करने के बाद आईएमएफ से बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर ले तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो महंगाई जितनी बढ़ रही है उससे कम बढ़ सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर प्राइसेस अभी यहाँ पे सस्टेन करती है, अब आगे जो वक्त आ रहा है, अगला जो जुमा आ रहा है, अब एक तो अब जुमा के अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अब जुमेरात को भी जो है वो आपको झटका लग सकता है। तो इनको मजीद कोई 29 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी को ने हुकूमत को इजाफा करना है एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विद द आईएमएफ। 160 रुपए लेने हैं, अभी हुकूमत ले रही है कोई 132 रुपए। बाकी जो लोगों को आप अभी से इशारा दे रहे हैं कि बजाय इसके कि 2 दिन पहले आप फ्यूल पंप्स पर लाइन लंबी लगी है तो पहले ही नहीं, तो गवर्नमेंट जो है बुध को अनाउंस कर देगी। गवर्नमेंट का क्या जुमेरात अगर नोन हो गया है, प्रेडिक्टेबल हो गया है, तो अली परवेज मलिक साहब एक समरी मूव करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, जनाब है बुध नु कर दे, लोग लाइन लग गई। सो द पॉइंट हियर इज 29 रुपए का गैप है पेट्रोलियम लेवी में जो मुआहदा हुआ है उसको हुकूमत ने बढ़ाना है। अच्छा, अब दो चीजें आप पूछे। अच्छा, इसमें एक जो चीज है क्योंकि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट है पहले तो वो ज़ाहिर कम कर रहे थे या स्टेबल रखा हुआ था, तो अब और वो पहले भी बड़ा जब कम भी कर रहे थे तो बड़ा मेरे ख्याल में दिल पर पत्थर रख के कर रहे थे, करना चाहते नहीं थे। तो अब तो उनको भी ये जवाब मिल गया है कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो वो इस मुल्क में वैसे इतने मजाक हो रहे हैं। स्टेट बैंक ने भी एक मजाक किया 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। मजाक में इसलिए कह रहा हूं कि ग्लोबल सप्लाई शॉक्स आ रहे हैं। जो पाकिस्तान में महंगाई हो रही है वो डिमांड की वजह से नहीं हो रही। आपने कोई जाके कोई तेल का जखीरा घर में नहीं बना लिया, आपने कुछ सब्जियों का कुछ वहां पे स्टोरेज नहीं कर ली। पाकिस्तान में महंगाई इसलिए हो रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही है, हुकूमत उसको पास ऑन भी कर रही है, उस पर टैक्सेस भी बढ़ा रही है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर ग्लोबल सप्लाई शॉक्स को वो एड्रेस कर महंगाई कम हो सकती है कर ले, फिर अगर ये नहीं होता तो क्या फिर इसका जवाबदेह होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? लोगों की आप बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ा रहे हो, आप लोगों में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे क्योंकि वो बढ़ रही हैं। उनको पता है इस तरह के जो फैसलों से तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो इस किस्म का एक जो हुकूमत के मेजर्स होते हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं। होपफुली इसमें जो गवर्नमेंट है इस पर कंसिडर करे कि जो टैक्सेशन वाला पार्ट है इसको कम करे। अब 29 रुपए रह गए हैं। अब देखिए ना, इस हफ्ते जो डीजल की कीमत थी उसमें आलमी मंडी में 11 रुपए इजाफा हुआ, 11.5 रुपए। हुकूमत उसमें 20 रुपए इजाफा कर दिया। बाकी उन्होंने जो स्पेस थी उसमें उन्होंने पेट्रोलियम लेवी 29 रुपए डाल दी, क्योंकि इनके पास एक ऑलरेडी स्पेस थी जो पिछली दफा कार्गो आया था। इफेक्टिवली जो तेल इस दफा थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए था, सस्ता होने में उन्होंने डीजल महंगा कर दिया और पेट्रोल का रेट तो मंडी में इजाफा हुआ था। साथ इन्होंने पेट्रोल के ऊपर 3.5 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी में कुछ कमी की है। दैट इज गिवन, वो अपनी जगह भी ठीक है। पर आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद दिस पॉलिसी कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं तो आप उस पर टैक्सेस भी बढ़ाएं। चलें, लेट्स सी। आई थिंक जो आलमी मंडी में तेल की बढ़ रही हैं वो सिर्फ उसी सूरत में रुक सकती हैं जब ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो जारी तनाज़ा है इसका कोई सियासी और सिफारती हल निकले। सो वी होप कि ये जो हल है वो जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ इंसानी जानें जो हैं वो बचेंगी बल्कि जो दुनिया भर की और ख़ास करके इस खित्ते की जो मईशत है, जिस तरीके से जो चैलेंजेस का उनको सामना है, ताकि उससे भी वो बाहर निकल सके। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।